क्लास 12 बायोलॉजी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर लेकर के आए हैं। यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और उसका आंसर भी लिखकर बताएंगे, चित्र सहित, बिल्कुल आसान भाषा में। और आपको समझाएंगे कि किस तरह से लिखें कि पूरे के पूरे 5 नंबर आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएं। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह से पूछा जाता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। मानव में शुक्र जनन तथा अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं। 5 नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। अगर शॉर्ट में दे दें तो थोड़ा सा आप कम लिखना, अगर लघु उत्तरी में आ जाता है तो थोड़ा सा कम लिख देना। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है कि अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अंडाणु जनन पूछ सकते हैं या शुक्राणु जनन पूछ सकते हैं या फिर दोनों पूछ सकते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आना है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर आप समझ जाएंगे अगर दोनों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुक्राणु जनन को समझाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुक्राणु जनन क्या है या शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं, शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और फिर आप क्या लिखेंगे कि पुरुष के वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है या शुक्र जनन कहलाती है। जो पुरुष के वृषण होते हैं, वृषण यानी टेस्टिस जो होती है, उसमें जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो उसे निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से चरण हैं? पहली है गुणन प्रावस्था। देखिए, यहां स्पर्मेटोगोनियम दिखाया गया है इस तरह से। और फिर गुणन प्रावस्था में इसका गुणन होता है। देखिए, यहां से यहां तक जो दिखाया गया है चित्र में, ये गुणन प्रावस्था है। गुणन प्रावस्था जनन एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं, उन कोशिकाओं का आकार अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है। यानी कि जनन एपिथेलियम में जिन कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है, वो कोशिकाएं कैसी होती हैं, थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं। जो अन्य कोशिकाएं होती हैं उससे थोड़ा अलग, थोड़ा बड़ी हो जाती हैं। और ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार विभाजित होती हैं। और समसूत्री इसमें विभाजन होता है गुणन प्रावस्था में, और समसूत्री विभाजन के द्वारा, देखिए, यहां विभाजित हुई, फिर विभाजित होकर यहां, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा बार बार विभाजित होती रहती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को शुक्राणु जनक या स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। और इस प्रकार से जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनक या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। तो विभाजन के बाद शुक्र जनक कोशिकाएं पोषक पदार्थ इकट्ठा करके आकार में काफी बड़ी हो जाती हैं। देखिए, जो शुक्रजनक कोशिकाएं थी, ये क्या है, वृद्धि प्रावस्था यहां से शुरू हुई। तो वृद्धि प्रावस्था में ये पोषक पदार्थों को इकट्ठा कर लेती हैं, और पोषक पदार्थों को इकट्ठा करके इनसे बड़ी हो जाती हैं, काफी बड़ी हो जाती हैं। अब इन्हें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसके बाद आएगी तीसरी परिपक्वन प्रावस्था कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका में 2 विभाजन होते हैं। जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका है, इसमें 2 विभाजन हुए, एक यहां और एक यहां, 2 विभाजन होते हैं। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया, प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो प्रथम वाला पहले देख लेते हैं। इसमें उपस्थित अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी जो प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। यानी इसके बाद जो दोनों कोशिकाएं बनती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स थी, ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं। अब इसके बाद में द्वितीय परिपक्वन विभाजन पर आते हैं। तो देखिए, द्वितीय परिपक्वन विभाजन में कुछ समय बाद द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है। और इस प्रकार के 2 परिपक्वन विभाजनों के फलस्वरूप प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
4 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। यानी हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं। देखिए ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट थी और इससे 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है जिन्हें स्पर्मेटिड कहा है। चित्र में देख लीजिए, इसलिए मैंने चित्र सोचा दिखा दिया जाए आपको। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो स्पर्मेटिड कहते हैं प्रत्येक स्पर्मेटिड में गुणसूत्र का केवल एक ही सेट होता है। यानी हर एक स्पर्मेटिड जो होता है उसमें गुणसूत्र केवल एक ही सेट पाया जाता है और स्पर्मेटिड के कायांतरण से शुक्राणु बनता है। जब उसका कायांतरण हो जाता है, काया का अंतरण हो जाता है, तो क्या होता है, शुक्राणु बन जाते हैं। अब देखिए अंडाणु जनन का क्वेश्चन भी वैसे पूछा जाएगा कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं, इसको सचित्र समझाइए। तो हेडिंग डालेंगे अंडाणु जनन और लिखेंगे मादा के अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया। किसके निर्माण की क्रिया? अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया जो होती है, अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। और अंड जनन में एक कोशिका से एक डिंब या अंडाणु बनता है। जो एक कोशिका होती है उससे एक ही अंडाणु बनता है, जबकि जो शुक्र जनन था उसमें एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते थे। तो ये एक पहला अंतर हो जाएगा। जो अंड जनन है इसमें एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है, जो शुक्र जनन था उसमें एक कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता था। फिर अगला है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं से आधी होती है। यानी जो अंडाणु बनता है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। यानी अंडाणु अगुणित होता है और इसी प्रकार से शुक्राणु भी अगुणित होता है। ये समानता होती है इसमें। अंड जनन की पूरी प्रक्रिया को 3 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। जो अंड जनन या oogenesis की पूरी प्रक्रिया है इसे 3 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहली है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। आप उसमें भी इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसके बाद हेडिंग डालकर बता सकते हैं कि पहली हेडिंग डालेंगे गुणन प्रावस्था। तो अंडाशय की जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर संख्या बढ़ाती हैं। देखिए जो अंडाशय की जनन कोशिका थी उसे oogoनियम कहा और ये समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या को बढ़ाती हैं। यानी कि गुणन प्रावस्था देखिए हो गई। ये क्या है? गुणन प्रावस्था होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या को बढ़ाती हैं। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को oogonia या अंड कोशिकाएं कहा जाता है। यानी इस प्रकार की जो कोशिकाएं बनती हैं क्या कहते हैं? oogonia या अंड कोशिकाएं कहते हैं। अब है वृद्धि प्रावस्था। तो देखिए वृद्धि प्रावस्था भी क्या होगा? oogonia पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में बढ़ती है। ये जो oogonia है ये पोषक पदार्थ एकत्रित कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करके आकार में बढ़ती है। देखिए यहां से वृद्धि प्रावस्था शुरू हो गई है। तो ये पोषक पदार्थ इकट्ठा करके आकार में बढ़ गई है और विभाजित होती है। इस प्रकार बनी कोशिकाओं को प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये क्या है? प्राथमिक अंडक है या प्राइमरी oocyte होता है। और किंतु सभी oogonia प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनाती हैं। यानी जितनी भी oogonia हैं ये सभी प्राथमिक अंडक कोशिकाएं का निर्माण नहीं करती हैं। इनमें से कुछ छोटी रह जाती हैं जिन्हें पुटक कोशिकाएं कहा जाता है। जो छोटी रह जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुटक कोशिकाएं कहते हैं। अब फिर परिपक्वन प्रावस्था पर आते हैं। अब देखिए है परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था 2 चरणों में पूरी होती है, प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो प्रथम परिपक्वन विभाजन में क्या होगा? यह विभाजन अंडरोपण के समय होता है। जब अंडा रोपित होने लगता है उस समय होता है। इस विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 अलग अलग अंड कोशिकाओं में चला जाता है। 2 अलग अलग अंड कोशिकाओं में गुणसूत्र आ जाता है और छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुव कोशिका, जो छोटी कोशिका है इसे क्या कहा है? फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुव कोशिका कहा जाता है। और बड़ी कोशिका को द्वितीयक अंडक कहा जाता है। देखिए जो बड़ी कोशिका है इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक अंडक कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए द्वितीय परिपक्वन विभाजन में यह विभाजन निषेचन होने से पहले तक होता है। यानी निषेचन होने तक होता है। जो द्वितीय परिपक्वन विभाजन है निषेचन होने के पहले तक होता है। इसमें भी एक छोटी और एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी वाली को द्वितीय ध्रुव कोशिका या द्वितीय पोलर बॉडी कहते हैं और बड़ी कोशिका को परिपक्व अंडाणु कहा जाता है। इस प्रकार मादा में अंड जनन क्रिया पूरी होती है। तो देखिए छोटी वाली कोशिका को द्वितीयक पोलर बॉडी कहा है, जो बड़ी वाली कोशिका होती है इसे अंड कहा जाता है या परिपक्व अंडाणु
कहा जाता है। इस तरह से अनडिटरमिनेट की क्रिया पूरी हो जाती है। तो आशा है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।